मेरा ख्याल था कि इसमें किसी तंजीम का लिटरेचर होगा या किसी सियासी पार्टी का मंशूर, मगर इनमें तो सिर्फ कुरान की आयत थी और उनका सादा तर्जमा। मैं पढ़ता चला गया और फिर सब बदल गया, सब ठीक हो गया। मुख्तसर अल्फाज में उन्होंने सारी बात समेट दी। वो चुपचाप उन्हें सुनती चली गई। आप कुछ अर्सा पहले घर शिफ्ट हो गई थी, मुझे पता चला था। अब तबीयत कैसी है आपकी? आई एम फाइन। फिर लम्हे भर के तवक्कुफ के बाद बोली, आगा जान वगैरह किधर गए? उन्होंने घर क्यों बेच दिया? जिन दिनों वो गए थे मैं मुल्क से बाहर था। बस मुलाजिम से ही थोड़ा बहुत सुना था कि शायद तीनों भाइयों ने जायदाद का बंटवारा किया है और घर बेच के रकम तकसीम करके अलग अलग जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं। आपके एक्सीडेंट का भी मेरे मुलाजिम ने ही बताया था। कब की बात है ये? कब बेचा उन्होंने घर? आपके एक्सीडेंट के तकरीबन 1 डेढ़ साल बाद। ओ, उसके लब सुखड़े और फिर उसने एक गहरी सांस ली। कोई अंदाजा है आपको कि वो कहाँ गए? अब मैं उनसे किधर मिलूं? कतन नहीं। उन्होंने मासूद खाना अंदाज में नफी में सर हिलाया। हमारे कभी इतने ताल्लुकात थे ही नहीं। हाँ, आगा असद के बारे में मैंने एक दोस्त से सुना था। वो क्लब में आगा असद के साथ होते थे। उनके अल्फाज पे वो चौंकी, दिल जोर से धड़का। क्या? क्या सुना था? यही कि उनको कैंसर हो गया था और फिर उनकी डेथ हो गई। आपको नहीं पता चला? वो सांस रोके हक्का बक्का सी रह गई। आई एम वेरी सॉरी मैमल। उन्हें अफसोस हुआ। कब? कब हुआ ये? चंद लम्हे बाद उसके लब फड़फड़ाए, आंखें पथरा सी गई थी। गालबन 5 साल कबल, उनके घर बेचने के कोई 6-7 माह बाद। और उनके बच्चे? माज और मोइस तो बहुत छोटे थे अभी। मालूम नहीं। ये 3 बच्चे तो फिर मजबूरन रिश्तेदारों के तसल्लुत में ही रहते हैं। अल्लाह उन पे रहम करे। और वो लफ्ज यतीम बच्चे मैमल के दिल में घुस गया। बहुत पहले पढ़ी गई एक आयत जहन में गूंजी। उन लोगों को इस बात से डरना चाहिए कि अगर वो अपने पीछे कमजोर यतीम बच्चे छोड़ जाते। यतीम बच्चे। असद चचा के बच्चे यतीम हो गए। आरजू, माज, मोइस, वो अभी तक बेयकीन थी। और फिर कब वो ब्रिगेडियर फुरकान को खुदा हाफिज कहकर बल्किस के हमरा बाहर आई, उसे कुछ पता न चला। दिलो दिमाग बस एक ही नुक्ते पर मुंजमद हो गए थे। असद चचा के बच्चे यतीम हो गए। बेख्तियारी उसे लाउंज का वो मंजर याद आ गया। सोफे पे गिरी महमल और उसको थप्पड़ों और जूतों से मारते असद चचा और वो फरहान चचा। वो फरहान चचा न जाने कहाँ गए और आगा जान सब किधर चले गए। वो उन लोगों को किधर ढूंढे, मगर मगर वो उन लोगों को क्यों ढूंढना चाहती है? उसने खुद से पूछा, क्या वो ये देखना चाहती है कि उन लोगों को उनके किए की सजा मिली या नहीं? कि आखिर ये कानून फितरत है, या वो इन खून के रिश्तों की मोहब्बत में उन्हें याद कर रही थी? शायद खून की मोहब्बत गालिब आ गई थी, या शायद अपने सबसे करीबी रिश्तों, शोहर और बेटे के ठुकराए जाने के बाद उससे किसी रिश्ते की जरूरत थी। हाँ, शायद यही बात थी। वो इन्हीं सोचों में उलझी घर वापस आई थी। लॉन में फजर उतरी थी। जो वो व्हील चेयर को खुद घसीटती खींचती लॉन में लाई। शबनम के कतरे घास पर बिखरे थे। दूर कहीं परिंदों की हमद की आवाज सुनाई दे रही थी। मुख्तलिफ बोलियां, मगर एक ही बात। इंसानों की समझ में ना आए वो और बात है। तभी वो आहिस्ता आहिस्ता व्हील चेयर को खुद ही चलाती दीवार के साथ आगे बढ़ने लगी। दीवार के उस पार मदरसे की इमारत थी। सुबह के वक्त मदरसे के सहन में नाजरा की क्लास होती थी। वहां बच्चे बुलंद आवाज में कुरान पढ़ा करते थे। उनकी तजवीद की हल्की हल्की आवाज उनके लॉन में सुनाई देती थी। वो आवाजें आज भी आ रही थी। वो वही दीवार के साथ व्हील चेयर रोककर कान लगाकर सुनने लगी। वो सब मिलकर बुलंद आवाज में पढ़ रहे थे तर्जमा। और दाखिल हो जाओ दरवाजे से सजदा करते हुए, और कहो कि हत्ततुन, हम तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे और अन करीब हम एहसान करने वालों को ज्यादा देंगे। आज उसने बहुत अरसे बाद ये दुआ सुनी थी। बेख्तियार वो गोद में रखे कुरान के सफ़े पलटने लगी। वो बनी इसराइल में हैकल में दाखिल होने का किस्सा था। सूरतुल बकरा की 58 आयत। जब उन्होंने हित्ततुन के बजाय हिंततुन कहा था। महमल को कभी ये किस्सा समझ में नहीं आया था। अब भी वो उलझ सी गई और सफा निकाला। उसमें उसने कोई खास नोट्स नहीं लिखे थे। शायद पुराने रजिस्टर में हो जो अलग से थे। उसने अपनी व्हीलचेयर का रुख मोड़ा और अंदर ले गई। स्टडी में एक जगह उसने अपने पुराने नोट्स रखे थे। वो उन्हीं को ढूंढने स्टडी रूम में आई। दरवाजा खुला था। वो अंदर आ गई। हमायूं उसकी तरफ पुश्त किए रेक में से कोई बुक निकाल रहा था। आहट पे पलटा, एक नजर उसे देखा और फिर वापस काम में लग गया। अजनबियत, सर्द मेहरी, बेहिसी, मगर ज्यादा दिल जलाए बगैर वो मतलूबा हिस्से की तरफ बढ़ गई। उसके नोट्स वहीं रखे थे। गर्द की एक तह उन पर जमी थी, जैसे इन गुजरे बरसों में बस वाजबी सी सफाई की जाती रही हो। जाहिर है फरिश्ते क्या क्या देखे, उसे किसी दिन स्टडी रूम की सफाई करवानी चाहिए। वो सोचती हुई मतलूबा रजिस्टर ढूंढने लगी।
बगैर किसी दिक्कत के उसे वो रजिस्टर सामने ही मिल गया। उस पर हल्की हल्की सी गर्द की तह जमी थी। महमल ने वो तिरछा करके चेहरे के सामने किया और फूंक मारी। गर्द उड़कर दूर बिखर गई। मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, हुमायूं बगैर किसी तमहीर के खड़े खड़े किताब के सफ़े उल्ट पुल्ट करते हुए बोला था। लम्हे भर को मैमल को लगा कि वो धूल मिट्टी उड़कर हर तरफ छाने लगी है। उसने बमुश्किल रुख मोड़कर उसे देखा। वो बेनियाज सा किताब के वर्क पलट रहा था। मेरा मतलब मुकम्मल अलहदगी से है। मैं अब ये रिश्ता मजीद नहीं निभाना चाहता, सो मुझे अपने पैरों की जंजीर खोलने दो। सनी हम दोनों का बेटा है और 7 साल का हो चुका है। उसकी कस्टडी उसे खुद डिसाइड करने देना। धूल शायद उसकी आंखों में भी भर गई थी। वो सुर्ख पड़ने लगी थी। वो लब कुचल थी। उसकी बात सुन रही थी। अगर सनी तुम्हारे साथ रहना चाहे तो मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा कि वो मेरे साथ रहे। अगर वो मेरे साथ रहना चाहता है तो तुम उसे मजबूर नहीं करना। जो भी फैसला करो मुझे बता देना, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ। उसने किताब रेक में रखी और लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। वो शदीद सदमे के जेर असर पत्थर बनी वहीं बैठी रह गई। क्या हुमायूं उसे इस तरह अपनी जिंदगी से दूर कर सकता है? अगर करता है तो करने दो, मैं मर नहीं जाऊंगी उसके बगैर। एकदम उसने सर झटका। आंख आंसू बहाती है और दिल गमगीन होता है, मगर हम जुबान से वही कहेंगे जिस पे हमारा रब राजी हो। बेख्तियार ही मध्यम आवाज उसकी समातों से टकराई थी। उसके दिल को जैसे करार सा आ गया। उसने रजिस्टर खोला। नोट्स में इस वाक़े के मुतालिक बस इतना लिखा था कि हिकल में दाखिले से कबल जब बनी इसराइल को कहा गया कि सवारियों पे झुकते हुए आजिज़ी से हित्तातुन यानी बख्शिश कहते हुए दाखिल हो, तो तुम असराना उड़ाते हुए जुबान मरोड़ कर हंतातुन हंतातुन कहते हुए दरवाजे में दाखिल हुए। आगे लिखा था, हंतातुन का मतलब होता है गन। इससे आगे सफा खत्म था। उसने जहन से तमाम सोचों को झटक के इन अल्फाज पे गौर किया और फिर नए सिरे से उलझ गई। वो वाकई से बहुत अजीब सा लग रहा था। बनी इसराइल जितनी जीनियस और अक्लमंद कौम ने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने गन किस चीज को कहा? जब उनको सीधे तरीके से बताया गया था कि वो बख्शिश मांगे तो उन्होंने गन गन क्यों कहा? एक तरफ वो इतने ज़हीन थे कि हित्ता तो उनसे मिलता जुलता लफ्ज ढूंढ लाए और फिर दूसरी तरफ इस लफ्ज को कहने का मतलब ही नहीं बनता था। आखिर क्यों उन्होंने सही लफ्ज ना बोला? हिंतातुन क्यों कहा? वो समझ ना पाई और फिर कुरान बंद करके रख दिया। दिल इतना खाली था कि तफसीर खोलकर तफसीर पढ़ने को भी नहीं चाहा। कानों में अभी तक हुमायूं के अल्फाज गूंज रहे थे। एक आंसू उसकी आंखों से निकला और रुखसारों पे फिसलता गया। तू जिस हाल में रखे मेरे मालिक, मैं तुझसे राजी हूँ। और निहायत बेदर्दी से उसने हथेली की पोस्ट से आंसू रगड़ डाला था। तैमूर तो उसके छोटे छोटे लुकमे ले रहा था। डाइनिंग टेबल पे उसके अलावा और कोई न था। वो अपनी व्हील चेयर घसीटती डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। वो आहट पे चौंका। लुकमा तोड़ते छोटे छोटे हाथ रुके और सर उठाया। महमल को आता देखकर उसके माथे पे बल पड़ गया। उसने तो उसका बचा टुकड़ा जोर से वापस प्लेट में फेंका और कुर्सी पीछे को धकेली। बैठो तैमूर, मुझे तुमसे बात करना है। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। वो कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ था। मगर मुझे करना है और ये तुम्हारे डैड का मैसेज है, मेरा नहीं। वट? वो लम्हे पर को रुका, माथे पे बल और भुएं तनी हुई। शायद मैं इस घर से चली जाऊं। शायद अब हम साथ ना रहें, मैं और तुम्हारे डैडी। आई डोंट केयर। तैमूर, तुम किसके साथ रहना चाहोगे, मेरे साथ या डैडी के? वो जानती थी कि तैमूर का जवाब कम अज कम उसके हक में नहीं होगा, फिर भी पूछ लिया। किसी के साथ भी नहीं। उसने बेजारी से शाने अचकाए थे। मगर बेटा, आपको किसी के साथ तो रहना ही होगा। मैं आपका नौकर हूँ जो किसी के साथ रहूं? जस्ट लीव मी अलोन। वो एकदम जोर से चीखा था और फिर कुर्सी को ठोकर मारता अंदर चला गया। वो ताज्जुब से उसे दूर जाता देखती रही। ये तल्ख लहजा, ये बदमिजाजी, ये अंदर भरा जहर, ये किसने तैमूर के अंदर डाला? और इससे पहले कि वो उसके बाप को मुर्द इल्जाम ठहराती, एक मंजर सा उसकी निगाहों के सामने बनने लगा। जीन्स कुर्ते में मलबूस ऊंची पोनी टेल वाली एक लड़की चेहरे पे ढेरों बेसारी सजाए चली आ रही थी। मैं आपके बाप की नौकर हूँ जो ये करूं? उसके मुखातिब बहुत से चेहरे थे। कभी ताई महताब, कभी मुसरत, कभी कजन्स, तो कभी कोई चचा। उसे वो मुंह फट बदतमीज और तलख लड़की याद आई और उसका रुआ रुआ कांप उठा। हाँ, जो अपने बड़ों के साथ जैसा करते हैं उसके छोटे भी उसके साथ वैसा ही करते हैं। कोई उसके अंदर बोला था, रास्ता एक ही है, इस पे इंसान एक वक्त तक चलता है और फिर आकर वापस अपने कदमों के निशानों पे लौटता है। जो बेबूल उगाकर जाते हैं उनको लहू लहान करने वाले कांटे ही मिलते हैं, और जिन्होंने फूल बखेरे होते हैं उनका इंतजार गुलस्तान कर रहे होते हैं। महमल, किसी ने पुकारा तो वो ख्यालों से जागी और फिर सख्ती से अपनी आंखें रगड़ी। क्या मैंने ठीक सुना? फरिश्ते जैसे ही बेयकीनी से उसके सामने आई। क्या? उसने खुद को संभालते हुए सर उठाया। महमल, तुम और हुमायूं, तुम अलग हो रहे हो।
वो मुतहय्यर से कहती उसके सामने घुटनों के बल बैठी और दोनों हाथ उसकी गोद में धरे हाथों पे रखे। हाँ शायद, मगर मगर तुमने ऐसा फैसला क्यों किया? वो मुस्तरब सी उसकी आंखों में देखती जवाब तलाश कर रही थी। मैंने नहीं किया, हुमायूं ने किया है। क्या उसने खुद तुम्हें ऐसा कहा है? हाँ। तो तुमने मान लिया? वो बेयकीन थी। मेरे पास चॉइस बची ही क्या है? फरिश्ते टुकर टुकर उसका चेहरा देख रही थी। फरिश्ते फरिश्ते मेरे इख्तियार में ना कल कुछ था ना आज है। हुमायूं ने फैसला सुनाना था, सुना दिया। अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो क्या मैं उसे मजबूर करूं? नहीं। उसने सख्ती से नफी में सर हिलाया। अगर वो अलैदगी ही चाहता है तो ठीक है, मैं मसालियत की आखिरी कोशिश जरूर करूंगी, मगर मैं उससे भीख नहीं मांगूंगी। फिर फिर क्या करूंगी? किधर जाऊंगी? फरिश्ते में हुमायूं की मोहताज नहीं हूँ। अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है। मैं अपने बेटे को लेकर कहीं भी चली जाऊंगी। तुम उसके बगैर रह लूगी? क्या वो मेरे बगैर नहीं रह रहा? वो फीका सा मुस्कुराई। मगर क्या तुम खुश रहोगी? अगर अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में खुशियां लिखी हैं तो वो मुझे मिल ही जाएंगी, भले हुमायूं मेरे साथ हो या ना हो। फरिश्ते ताज्जुब से उसे देखती रही। आई एम वेरी सॉरी मैमल, अगर तुम कहो तो मैं उसका फैसला बदलने को। नहीं, उसने तेजी से उसकी बात काटी। आप इस मामले में नहीं बोलेंगी? मगर एक बार मसालियत की एक कोशिश तो। प्लीज फरिश्ते, मुझे बेकारी मत बनाएं। उसने कुछ ऐसी बेबसी से कहा कि फरिश्ते लब काटती रह गई। मगर वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसने तुम्हें वजह बताई? क्या मैं नहीं जानती? उसने तल्खी से सर झटका। वो एक मासूर औरत के साथ कब तक रहे, कब तक मेरी खिदमत करे? वो मेरी बीमारी से उकता गया है, मैं जानती हूँ। क्या यही वाहिद वजह है? इसके अलावा और क्या हो सकती है? वल्लाह आलम। खैर, जो भी करना है सोच समझ कर करना। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो इस पे अपने दिल को भी राजी कर लेना। लव यू सिस्टर। उसने अपने हाथ महमल के हाथों से हटाए और होले से उसका गाल थपथपाती खड़ी हो गई। बस ये याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ओके? महमल ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। जब से हुमायूं ने लैदगी की बात की थी, फरिश्ते के सामने वो लाख खुद को साबिर शाकिर जाहिर करती, मगर अंदर से वो मुसलसल टूट फूट का शिकार थी। उसकी याददाश्त में हुमायूं के साथ बीता एक ही साल था, बाकी के माहो साल सहन के पर्दे पे उतरे बगैर ही सिरक गए थे। और वो एक साल जो उसने इस घर में मोहब्बतों और चाहतों के बीच गुजारा था, जब वो दोनों घंटों बातें करते थे। कैंडल्स लाइट डिनर्स, वो लॉन्ग ड्राइव, वो रोज हुमायूं के लिए तैयार होना, वो टेरेस पे जाकर रात को बातें करना, वो एक साथ की गई शॉपिंग्स, हर शय उसकी याददाश्त से फिल्म की तरह गुजरती थी और हर याद उसके दिल पे मजीद आंसू गिरा जाती थी। और अगर तैमूर भी उसके साथ ना रहा तब वो क्या करेगी? किधर जाएगी? आखिर हुमायूं ने उसे घर से निकाल दिया तो वो कहाँ रहेगी? क्या वो अपने चचाओं के पास? क्या वो उसे रखेंगे फरिश्ते के साथ? मगर फरिश्ते तो खुद तना थी, हुमायूं के घर में मेहमान थी। फिर वो क्या करेगी? यूं लगता था चिलचिलाती धूप में उसे ला खड़ा कर दिया क्या है। न छत न साहिबा, मुस्तकबिल का खौफ किसी भयानक आसेब की तरह उसके दिल के साथ चिमट गया था। बार बार ये सवाल जहन में उठते और वो मुश्किल इसको जुटला पाती। और फिर आखिर कब तक वो उनको यूं झटकेगी? कभी न कभी तो उसे इनका जवाब चाहिए होगा। और जिस किताब से जवाब मिल जाया करते थे उसके सफ़े बार बार एक ही आयत से खुल जाते थे। कभी एक जगह से खुल जाते तो कभी दूसरी जगह से, और यही सफ़े सामने आ जाते। और दाखिल हो जाओ दरवाजे से सजदा करते हुए और कहो हित्ततुन। मगर हिक्कल सुलेमानी का दरवाजा कहाँ था? वो तो बिन सवारी के शहर से बाहर निकाल दी जा रही थी। अंदर कैसे जाती? वो सुबह बहुत जर्द से उतरी थी, बल्कि इसने उसे बेड से व्हील चेयर पे बिठाया और बाहर ले आई। तैमूर लॉन्च में सोफे पे किताबें फैलाए बैठा था। उसे आता देखकर एक खामोश निगाह उस पे डाली और फिर निगाहें किताब पर जमा ली। वो प्यासी निगाहों से उसे तकती रही, यहाँ तक के बल्कि इस व्हील चेयर लॉन्च के दाखिली दरवाजे तक ले आई। दरवाजे के चौखट पे लगे बेल बूटों और नक्शो निगार के दरमियान उसे सोफे पे बैठे तैमूर का चेहरा नजर आया, जो बहुत गौर से उसे बाहर जाता देख रहा था। बल्कि इस व्हील चेयर लॉन्च में ले आई ताजा हवा का झोंका चेहरे से टकराया तो बाल पीछे को उड़ने लगे। उसने आंखें मौत के लम्हे भर को मौसम की ताजगी अपने अंदर उतारना चाहिए। तभी दीवार के उस पास से मथा मदम से बनबनाहट समातों में उतरी। और कसम है रात की जब वो चाह जाती है। उसने चौंक कर आंखें खोली। उसे घर आए हुए महीना होने को आया था, मगर वो कभी मस्जिद नहीं गई थी, न जाने क्यों। बल्किस, मुझे मस्जिद ले चलोगी? एकदम से उसका दिल मचल गया था। बल्किस ने फर्माबरदारी से सर हिलाकर व्हील चेयर का रुख मोड़ दिया। फरिश्ते किधर है? उसने सोचा कि उसे भी साथ ले ले। वो खाना खाकर सो गई थी। चलो ठीक है, वो जानती थी फरिश्ते थकी हुई होगी। सुबह भी वो फिजियोथेरापिस्ट के साथ मैमल की एक्सरसाइज और मसाज करने में लगी रही थी, फिर सब्जी लाना और घर की निगरानी।
वो शाम को मस्जिद जाएगी ही, फिर अभी उसे क्यों थकाए, तो उसने फरिश्ते को बुलाने का इरादा तर्क कर दिया। मस्जिद का हरा भरा घास से मसीन लॉन वैसा ही खूबसूरत था जैसे वो छोड़कर गई थी। सफेद सुतूनों पे खड़ी आलीशान ऊंची इमारत, चमकते संगे मरमर के बरामदे, कोनों में रखे सब्ज लहलहाते गमले, शोर मचाती दुनिया से दूर, हंगामों से पाक ठहरा हुआ, कोना कोना सुकून में डूबा हुआ माहौल। मस्जिद के अंदर कोई और ही दुनिया थी, ठंडी ताजगी भरी बावकार सी दुनिया। उसके दरो दीवार से सुकून टपकता था। वो जैसे बच्चों की तरह खिल उठी थी, आंखों में चमक आ गई और बेइख्तियार गर्दन इधर उधर घुमाती वो हर शय देख लेना चाहती थी। बल्कि इस आहिस्ता आहिस्ता व्हील चेयर आगे बढ़ा रही थी। बरामदे में संगे मरमर की चमकती सीढ़ियां थी, उन पे मुसलसल लड़कियां ऊपर नीचे आ जा रही थी। सफेद यूनिफॉर्म के ऊपर लाइट ग्रीन स्कार्फ पहने वो मुस्कुराती हुई खुशबाश लड़कियां हाथ में कुरान और किताबें पकड़े हर किसी को मुस्कुरा कर सलाम करती आसपास नजर आ रही थी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वो मुस्कुराकर हर किसी को सलाम का जवाब दे रही थी। वो वहां किसी को नहीं जानती थी और कोई उसे नहीं जानता था, फिर भी सलाम करना और सलाम में पहल करने का हिर्स रखे हर कोई पास से गुजरते हुए सलाम करता था। उसका पूर खुशी में डूब रहा था। ये माहौल, ये दरो दीवार, ये तो उसकी जात का हिस्सा थे। वो कैसे इतना अरसा इनसे कटी रही। वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए व्हील चेयर पे बैठी मुसलसल सबके सलाम का जवाब दे रही थी। न किसी ने रुककर तरस खाकर पूछा कि उसे क्या हुआ है, न किसी ने तरहम भरी निगाह डाली, ना कोई तजस्सुस, ना कुरेद। वो कोने में व्हील चेयर पे बैठी सारी चहल पहल देख रही थी। फिर कितनी ही देर वो ऐसे ही बैठी रही, यहाँ तक कि बल्कीस ने मरकज तक जाने की इजाजत मांगी। राज साहब के कोई सरकारी मेहमान आने हैं और फरिश्ते बीबी ने मुझे गोश्त बनवाने को कहा था, मैं भूल ही गई। आप बैठो, मैं ले आती हूँ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, आज दिल कर रहा है दुनिया फिर से देखने का। एक अलोही सी चमक ने महमल के चेहरे का अता कर रखा था। वो इस माहौल में आके जैसे बहुत खुश थी और इस खुशी को अपने अंदर समेट कर अब वो दुनिया का मुकाबला करने को तैयार थी। आज उसे बसात जाने से डर नहीं लग रहा था, बल्कि सादतन छोटी मोटी इधर उधर की बातें करते उसकी व्हील चेयर चलाती मरकज तक ले आई। मरकज वहां से बहुत करीब पड़ता था। वो गोश्त बनवाने दुकान में चली गई, जबकि महमल बाहर बैठी रही। गाड़ियां बहुत तेजी से गुजर रही थी, लोग बहुत ऊंचा बोल रहे थे, मोटरसाइकिल्स बहुत शोर मचा रही थी, रोशनी बहुत तेज थी। जरा सी देर में ही सारा सुकून हवा हो गया। उसका दिल घबराने लगा। जल्दी करो बल्कीस, वो लिफाफा था। मैं दुकान से बाहर आई तो महमल सख्त उकता चुकी थी। बस बीबी जी, सामने वाले प्लाजे में होटल है, तैमूर बाबा के लिए पिज्जा ले लूं, वरना बाबा खाना नहीं खाएंगे। बस बीबी, 5 मिनट। वो तेजी से व्हील चेयर धकेलती कह रही थी। महमल ने बेजार और बेचैनी से सड़क को देखा। वो फराटे भरती गाड़ियां उसे बहुत बुरी लग रही थी। ऐसे ही किसी गाड़ी ने उसे टक्कर मारी थी, बल्कि इस एक फास्ट फूड के सामने उसे खड़ा करके अंदर चली गई और वो उस रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल्स को तकते उस गाड़ी को याद करने लगी जिसने उसे टक्कर मारी थी। न जाने वो कौन था या थी, पकड़ा भी गया या नहीं। क्या हुमायूं ने उस पर मुकदमा किया होगा, उसे जेल भेजा होगा? मगर यूं मुकदमा करने से उसका नुकसान पूरा तो नहीं हो सकता था। खैर, जाने दो, मैंने माफ किया सबको। उसने सर झटका और भी बेचैन और मुंतजिर निगाहों से रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल को देखने लगी। बल्कि इस जाने कहाँ गुम हो गई थी। वो यूं ही बेजार से निगाहें इधर उधर घुमाती रही और दफादन पूरी तरह ठटकी। रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल के उस तरफ का मंजर बिल्कुल वाज़िह था। कोने वाली मेज पे बैठा मुस्कुराता हुआ वॉलेट खोलता हुमायूं ही था। वो यकटक उसके मुस्कुराहट को देखे गई। क्या उसे मुस्कुराना याद था? क्या उसे मुस्कुराना आता था? और तब उसकी नजर हुमायूं के मुकाबले बैठी लड़की पे फिसली। शोल्डर कटे बाल, स्लीवलेस शर्ट, कमान की तरह पतली आईब्रो। वो मुस्कुराते हुए कुछ कह रही थी और हुमायूं सर झटक कर मुसलसल मुस्कुराई जा रहा था। उस लड़की को वो अच्छी तरह पहचानती थी। वो आरजू थी, वो वाकई ही आरजू थी। हुमायूं वो वॉलेट से चंद नोट निकालते हुए कुछ कह रहा था, जबकि वो हंसते हुए नफी में सर हिला रही थी। दोनों के दरमियान बेतकल्फी वासिया और आयात थी। तो ये बात थी हुमायूं दाऊद, तुम्हें आरजू ही मिली थी। उसने गम से लब काटते हुए सर झटका था। फरिश्ते ठीक कहती थी, यकीनन वजह कोई और थी। उसकी माजूरी का तो बहाना था, असल वजह तो वो पतली कमान से आईब्रो वाली शातिर लड़की थी जो उसके शौहर के साथ सरेआम लंच कर रही थी। उसने कहा था वो हुमायूं को उससे छीन लेगी। उसने ठीक कहा था। महमल ने करब से सोचा। मगरिब की सताएं बुलंद हो रही थी जब